मेरा नाम अर्चना है। मैं अस्पताल के एक कोने में बैठी फूट फूट कर रो रही थी और सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी हसीन थी। क्या मैंने खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया? क्या मोहब्बत करने वाले इंसान का अंजाम यही होता है? अब मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब हकीकत मेरे सामने आ गई है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बची कुची ज़िंदगी को भी बर्बाद कर लूँ। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसकी मोहब्बत पाने की खातिर ही तो मैं उसकी पत्नी बनी। लेकिन इस घर में आने के बाद मुझसे मेरा चैन और सुकून छीन लिया गया। मगर अब समय आ गया कि मैंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा है, जो कुछ भी अपने कानों से सुना है, वो सब कुछ मुझे अपने पति को बताना होगा, दिखाना होगा, ताकि उसको भी हकीकत पता चल सके। लेकिन मैं ये सब कैसे करूं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं रोते रोते बिस्तर पर लेट गई थी क्योंकि मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन ली गई थी। अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए मैं अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगी, जब मैं बड़ी ही चंचल हुआ करती थी, बहुत ही हंसती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि लोगों को गम कैसे लग जाता है, लोग कैसे उन गमों को बर्दाश्त कर लेते हैं। एक दिन मैं सुबह सवेरे तैयार होकर जैसे ही अपने कॉलेज पहुंची तो आगे वाले रोड पर जाकर रुक गई और अभिजीत के आने का इंतज़ार करने लगी। मैंने तो उसको कल रात ही फ़ोन पर बता दिया था कि आप सुबह जल्दी मुझे लेने आ जाना, क्योंकि मैं उनके साथ कॉलेज नहीं जाने वाली थी, बल्कि उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाली थी। अभिजीत से मेरी मुलाकात 7 साल पहले हुई थी, जब मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गई थी और वहाँ पर अभिजीत भी अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर आए हुए थे। वहाँ हम दोनों की आपस में बातचीत शुरू हुई। हम दोनों को एक दूसरे का नेचर बहुत अच्छा लगा। हम दोनों को ही एक दूसरे की आदत हो गई। फिर उसके बाद हम दोनों की बातचीत बढ़ गई और धीरे धीरे वही बातचीत मोहब्बत में बदल गई। वक्त कैसे और कब गुजरता चला गया पता ही नहीं चला। अभिजीत और मैं दोनों ही अलग अलग कॉलेज में पढ़ते थे। जब से हम दोनों को पता चला था कि हम दोनों एक ही शहर के रहने वाले हैं, तभी से ही हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बहुत बढ़ा लिया था और हमारी मोहब्बत भी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। हम दोनों एक जुनून की हद तक एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। बस कुछ भी करके एक दूसरे को पाना चाहते थे। अभिजीत पढ़ाई करने के साथ साथ जॉब भी कर रहे थे, लेकिन अभी उनकी ज़्यादा सैलरी नहीं थी। वो अपने माता पिता के एक ही बेटे थे। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो गई थी और मम्मी पापा भी थे। उनका घर मेरे घर से 20 मिनट की दूरी पर था। उनके पास अपनी बाइक थी। मैं अपने घर की लाडली और इकलौती बेटी थी। अपने मम्मी पापा के प्यार के साथ साथ मुझे अपने चाचू और चाची का भी बहुत प्यार मिला था, क्योंकि वो दोनों भी मुझे अपनी ही बेटी समझते थे। उनके पास बेटी नहीं थी, 2 बेटे थे और मैं उनको अपना भाई समझती थी। इस तरह मुझे पूरा ही घर बहुत प्यार किया करता था। मेरे घर में वही होता था जैसा मैं कहा करती थी। मेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिश चुटकियों में पूरी हो जाती थी। मेरे पास मोबाइल था जिससे मैं अभिजीत से बातें किया करती थी। मुझे अपनी फैमिली का प्यार देखकर बहुत अच्छे से यकीन था कि मेरे घर वाले आसानी से मेरी शादी अभिजीत के साथ करवा देंगे, क्योंकि अपने घर में मैं जैसा कहा करती थी सब लोग फ़ौरन ही मेरी बात को मान लेते थे। अभिजीत और मेरे लव अफेयर को धीरे धीरे 1 साल गुजर गया और हमारे बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था। जब से मेरी बातचीत अभिजीत से शुरू हुई थी, मेरा पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान उठ गया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर अभिजीत के ख्यालों में खोई रहती थी। वो थे ही इतने अच्छे, कुछ उनका भी हाल यही था। उन्होंने कहा था कि जैसे ही उनकी दूसरी जगह ज़्यादा सैलरी पर जॉब लग जाएगी, वो फ़ौरन ही हम दोनों की शादी के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। लेकिन तब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। मैं घर से कॉलेज को कहकर निकल जाती थी और आगे वाले रोड पर जाकर उनका इंतज़ार किया करती थी। वो मुझे लेने के लिए आ जाते थे और हम दोनों बाइक पर बैठकर कहीं दूर मौज मस्ती करने के लिए चले जाते थे। सबको लगता था कि मैं कॉलेज गई हुई हूँ। अभिजीत का भी पढ़ाई का लास्ट ईयर चल रहा था, इसलिए वो भी अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। वो भी कॉलेज नहीं जा रहे थे। हम दोनों कभी कभी ही कॉलेज चले जाया करते थे, लेकिन हर दिन कॉलेज के टाइम से ही घर से निकलते थे और फिर शाम तक अभिजीत मुझे घर छोड़ दिया करते थे, क्योंकि उन्हें जॉब पर भी जाना होता था। मगर हमारी मोहब्बत का ये किस्सा ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। एक दिन रात का समय था जब मैं अभिजीत से फ़ोन पर बातें कर रही थी। शायद रात के समय ज़्यादा सन्नाटा होने की वजह से धीमे धीमे बात करने पर भी मेरी आवाज़ मेरे कमरे से बाहर जा रही थी। दरवाजे पर मेरी मम्मी खड़ी हुई थी और उन्होंने मेरी बातें सुन ली थी।
फिर उन्होंने मेरी शिकायत मेरे पापा से कर दी। पापा ने मुझे डांटा नहीं, मुझे समझाया और अभिजीत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे ले ली। मैंने उनको सब कुछ बता दिया था। फिर उन्होंने मुझसे बड़े ही प्यार से कहा कि बेटा, पहले हम इस लड़के के परिवार वालों से और लड़के से मिलना चाहते हैं। इस लड़के से कहो कि ये हमारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर आए, अपने माता पिता को भेजे ताकि हम सारी जानकारी निकाल सकें और तुम्हारी इज्जत के साथ शादी हो सके। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हमें ये लड़का और उसका परिवार पसंद आया तभी हम तुम्हारी शादी उसके साथ करेंगे। लेकिन अगर हमें लड़के में कोई कमी नज़र आई तो हम रिश्ते से फ़ौरन ही इनकार कर देंगे। तुम हमारी इकलौती बेटी हो और हमने तुम्हें बड़े लाड प्यार से पाला है। तुम्हारी हर गलती को आसानी से माफ़ किया है। हालांकि ये गलती भी तुम्हारी बहुत बड़ी है क्योंकि तुमने हमारे भरोसे को तोड़ दिया, मगर कोई बात नहीं, ऐसी उम्र में बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हम तुम्हारी इस गलती को भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन तुम्हें हमारी बात माननी होगी। देखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचूंगा, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि मुझे लड़का पसंद आए। मगर वो लड़का मुझे तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं लगा तो तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं करवाऊँगा। और तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा की तरह अपनी बात मनवाने के लिए कोई जिद नहीं करोगी। पापा की बात सुनकर मैं तो सोच में पड़ गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि उन्हें अभिजीत ज़रूर पसंद आएंगे। लेकिन इससे पहले मुझे अभिजीत से बात करनी थी। मैंने अभिजीत को बताया कि मेरे घर में हम दोनों के बारे में सबको पता चल गया। मैं चाहती हूँ कि तुम अब जल्द से जल्द रिश्ता भेज दो। मेरी बात सुनकर अभिजीत परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपने मम्मी पापा से इस बारे में मौका देखकर बात करता हूँ। मैंने उन्हें याद से कहा था कि मौका देखकर नहीं, आपको जल्द से जल्द बात करनी होगी। मेरे पापा ने पहले ही बोल दिया है कि अगर उन्हें कोई कमी लगी तो वो रिश्ते से इनकार कर देंगे। अभिजीत कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पापा का दिल जीत लूँगा। लेकिन अभिजीत ने तो अपने घर वालों को मनाने में पूरा 1 हफ्ता लगा दिया था। मैं बहुत परेशान थी। मैं हर रोज़ उन्हें फ़ोन करके पूछती थी कि आपने आज बात करी या नहीं, मगर वो तो मौके की तलाश में थे। फिर फाइनली उन्होंने एक दिन जब अपने घर वालों से बात कर भी ली तो उनकी मम्मी नहीं मान रही थी। वो क्यों नहीं मान रही थी ये तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन अभिजीत ने मुझे भरोसा दिलाया था और वादा किया था कि अगले हफ्ते मैं तुम्हारे घर अपने पेरेंट्स को लेकर ज़रूर आऊँगा। और अपने वादे के मुताबिक अभिजीत 1 हफ्ता पूरा होने से पहले ही अपने पेरेंट्स को हमारे घर लाने का कहने लगे। मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने उनसे कहा कि आपकी मम्मी तो मान नहीं रही थी, फिर आपने उनको कैसे मनाया? उन्होंने बताया कि बस थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल किया और घर छोड़ने का ड्रामा किया। वैसे भी मैं अपनी मम्मी का एक ही बेटा हूँ, वो मेरी बहन से ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं, बस वो राज़ी हो गई हैं। मैंने उनको तुम्हारा फ़ोटो भी दिखा दिया। फाइनली अभिजीत के घर वाले तो मेरे घर आने के लिए तैयार हो गए थे, मगर मुझे टेंशन इस बात की हो रही थी कि अगर पापा को कोई भी कमी नज़र आई तो ये बात उन्होंने पहले ही बोल दी है कि वो मेरा अभिजीत के साथ रिश्ता नहीं करेंगे। अभिजीत जब अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर आए तो मेरे पापा को अभिजीत और उनकी फैमिली बहुत पसंद आई थी। उनकी फैमिली ने भी मुझे पसंद कर लिया था। मुझे लग रहा था कि उनकी मम्मी का मूड ऑफ होगा, मगर वो तो मुझे देखते ही बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया था और कहा था कि अभिजीत तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, मैं ऐसी ही तो बहू चाहती थी। मैं खुश हुई थी और दोनों के परिवार वाले ही इस रिश्ते से बहुत खुश थे। अभिजीत ने मेरे पापा को भरोसा दिलाया था कि वो किसी दूसरी जगह अच्छी नौकरी तलाश कर रहा है जहाँ से उसे ज़्यादा पैसे मिल सकें, और उसने उनसे वादा भी किया था कि मैं आपकी बेटी का आपसे ज़्यादा ख्याल रखूँगा। इस तरह हम दोनों का रिश्ता तय हो गया था और मैंने सुकून का सांस लिया था। मेरी खुशी के तो ठिकाने नहीं थे। मैंने अपनी शादी की एक एक चीज़ बड़े प्यार से ख़रीदी थी और मेरी शादी भी बहुत धूमधाम के साथ हुई थी। मैं विदा होकर अभिजीत के घर आ गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो सुहाने सपने देखे थे वो धीरे धीरे पूरे होने लगे थे और ऊपर वाले की कृपा से शादी के कुछ दिनों बाद अभिजीत की नौकरी भी अच्छी कंपनी में लग गई थी। धीरे धीरे मेरी शादी को 2 महीने गुजर गए थे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि इस घर में सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। सास तो हमेशा मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। ससुर जी कोई काम नहीं करते थे, वो ज़्यादातर बीमार रहते थे, इसलिए घर के आंगन में ही कुर्सी बिछाकर बैठे रहते या फिर थोड़ी बहुत देर के लिए घर से बाहर चले जाते थे। शादी के बाद मैंने अपनी ससुराल का सारा ही काम खुद करना शुरू कर दिया था। मेरी नंद तो कभी कभी हमारे यहाँ आया करती थी। मेरे पति मुझसे बहुत खुश थे क्योंकि मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मेरी सास मुझे बहुत प्यार किया करती थी।
मैं भी हमेशा मम्मी जी की सेवा में लगी रहती थी और ससुर जी को फिक्र से चाय बनाकर दिया करती थी। उनकी दवाई का भी ख्याल रखती थी। मेरी ससुराल के ही बराबर वाले घर में एक लड़की अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसका नाम रिधिमा था। रिधिमा हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर पर आती जाती रहती थी। मुझे उसके हमारे घर पर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों हमारे घर तभी आती थी जब मेरे पति के ऑफिस से आ जाने का टाइम हो जाता था। और संडे को जब मेरे पति की छुट्टी होती थी तब भी वो सारा दिन ज़्यादातर हमारे घर में ही रहती थी। हमेशा मेरी सास के पास आती रहती थी, उनसे बातें करती रहती थी, लेकिन कभी मुझसे नहीं बोलती थी। ये बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। उसके अपने घर में भी काफ़ी काम होते होंगे, मगर वो अपने घर के सारे काम छोड़कर हमारे घर में रहती थी। जो काम मेरे करने के होते थे वो सारे काम अब वो करने लगी थी। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मेरी सास ने उसे हमारे किचन में भेजना शुरू कर दिया था। मैं भी तो अपनी सास से कोई काम नहीं करवाती थी। पता नहीं क्यों वो जब भी हमारे घर आती थी तो मेरी सास से यही कहा करती थी कि आंटी, मैं आपके लिए और अंकल के लिए अदरक वाली चाय बना देती हूँ। एक दिन जब मैं अपने मायके चली गई और वहाँ से घर वापस आई तो मैंने देखा कि रिधिमा मेरे कमरे की सफाई लगा रही थी। और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि मेरी गैर मौजूदगी में वो मेरे कमरे में थी। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तो उसने कहा कि तुम्हारा कमरा बहुत गंदा हो रहा था और तुम 2 दिन से अपने मायके गई हुई हो। आंटी ने कहा कि मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर दूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रिधिमा मम्मी जी को तो पता था कि मैं आज शाम तक आ जाऊंगी, तो फिर मैं खुद अपने कमरे की सफाई कर लेती। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तो अभिजीत के कपड़े भी धो दिए हैं। अभिजीत ने कपड़े चेंज किए थे ना, तो वो भी यहीं बिस्तर पर रखे हुए थे। ये पता नहीं क्यों हमारे घर के काम क्यों किया करती थी। मैं कमरे में दाखिल होते हुए यही सब सोच रही थी। मैंने सोचा कि मैं अब मम्मी जी को बोल दूंगी कि आप रिधिमा से कोई काम न करवाया करें, मैं खुद ही कर लिया करूंगी। लेकिन जब मैंने अपनी सास से इस बारे में कहा तो उनका कहना था कि रिधिमा मुझे मेरी बेटियों की तरह है, तुम्हें उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। बेटा, वो तुम्हारे घर के काम करती है, तुम्हारे लिए काम हल्के कर देती है और तुम मुझसे इसकी शिकायत कर रही हो। मेरी सास ने मेरी इतनी सी बात कहने पर मेरी शिकायत मेरे पति से कर दी थी और उस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या रिधिमा उनके लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी? रिधिमा मुझसे हमेशा मुँह चढ़ाए रखती थी, इसीलिए अब मैंने उसके बारे में अपनी सास से कुछ भी कहना बंद कर दिया था और उससे बातचीत करनी भी छोड़ दी थी। क्योंकि पहले मैं उससे जब भी बोला करती थी तो वो मुझे हर बात का उल्टा ही जवाब दिया करती थी। मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि रिधिमा हमारे घर इतना क्यों आती जाती रहती है, मुझे उसका इतना यहाँ आना पसंद नहीं है। तभी मेरे पति ने मुझे जवाब दिया कि अर्चना, दीदी की शादी के बाद मम्मी हमेशा उदास रहती थी, तब रिधिमा ही हमारे घर आया करती थी और मम्मी पापा का ख्याल रखती थी। उसने मेरे माता पिता की सेवा अपने माता पिता की तरह की है, इसलिए मेरे माता पिता उसे बेटी समान समझते हैं। मैंने कहा लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब रिधिमा की क्या ज़रूरत है? मेरी इस बात पर मेरे पति का मूड ख़राब हो गया था। उन्होंने कहा कि आखिर तुम्हें रिधिमा से क्या दिक्कत है अर्चना? तुम्हारी शिकायत कई बार मम्मी भी मुझसे कर चुकी है, लेकिन मैं हर बार इग्नोर कर देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस बात का फ़ायदा उठाओ। मैं अभिजीत के ऐसे बिहेवियर पर हैरान हो गई थी। वो मेरी ज़िंदगी की बर्बादी की शुरुआत थी और उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे माँ बनने की खुशी मिली। ये खबर सुनकर तो घर में सब लोग बहुत खुश हुए थे और सबसे ज़्यादा अगर खुश कोई था तो वो थी मेरी सास, जो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। मेरे ससुर जी ने तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। वो बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा फूल खिलेगा जो इधर उधर मस्तियाँ करता फिरेगा। अब तो मेरी सास ने पूरी तरह से ही मुझे आराम करने को कहा था। अब उन्हें बहाना मिल गया था कि रिधिमा सारा दिन हमारे घर रहे और घर के सारे कामकाज करे, और मुझसे रिधिमा की मौजूदगी अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरी प्रेगनेंसी की खबर मिले 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन अभी तक मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं गई थी। अभिजीत की नौकरी बहुत अच्छी जा रही थी, वो ज़्यादातर बिजी रहते थे। मैंने उनसे कई बार कहा भी था कि मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर चलिए, मगर उन्होंने कहा कि तुम मम्मी को अपने साथ ले जाओ, मुझे टाइम नहीं है। मेरी सास तो जैसे मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार ही बैठी हुई थी। उनको कमरे के बाहर अभिजीत की आवाज़ सुनाई दे गई थी।
उन्होंने कहा था कि बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं बहू को टाइम से डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और अच्छे से उसका चेकअप करवा लूंगी। मैं खुश थी कि मेरी सास मेरी प्रेगनेंसी में मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। मेरे पति के ऑफिस जाने के कुछ देर बाद ही मम्मी जी मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा 11 बजे तक तैयार रहना, हम डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। मैंने उनसे कह दिया था कि मम्मी जी मैं टाइम से तैयार हो जाऊंगी, और फिर जैसे ही 11 बजे का टाइम हुआ तो मैं डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन कौन से डॉक्टर के जाना था ये तो मैं भी नहीं जानती थी। मेरी सास मुझे खुद ही लेकर जा रही थी और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो मैं हैरान रह गई थी कि वो मुझे कोई अस्पताल या डॉक्टर का क्लिनिक नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी वेद की कोठरी है, क्योंकि यहाँ बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा थी। मुझे भी मेरी सास लाइन में लेकर खड़ी हो गई थी जो अंदर की तरफ जा रही थी। मैंने मम्मी जी से हैरान होकर कहा, मम्मी जी ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गई हो, ये तो मुझे किसी डॉक्टर का क्लिनिक नहीं लगता। मेरी सास कहने लगी कि मैं तुम्हें वेद जी के पास लेकर आई हूँ, ये बहुत पुराने और जाने माने वेद जी हैं। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि हमारे ज़माने में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। हमारे ज़माने के लोग तो वेदों के पास ही अपना इलाज करवाया करते थे, और इन वेद जी ने तो बहुत सारे लोगों का इलाज किया है। जिस भी औरत ने उनका इलाज किया उसका बच्चा सेहतमंद और गोरा चिट्टा पैदा होता है। इनको बहुत नॉलेज है, यहाँ तक कि ये तो 7वां महीना लगते ही ये भी बता देते हैं कि बेटा होगा या बेटी। और ये तो हमारे लिए ही आसानी हो जाएगी ना, हम तुम्हारा 7वां महीना शुरू होते ही वेद जी से पूछ लेंगे कि हमारी बहू को बेटा होने वाला है या फिर बेटी, उस हिसाब से हम बच्चे का नाम भी रख लेंगे। मैंने कहा, मम्मी जी लेकिन मेरी बात को अधूरा रोकते हुए मेरी सास ने कहा कि बेटा इस बारे में तुम अभिजीत को मत बताना, तुम जानती हो कि वो इन बातों को नहीं मानता, और फिर मर्द है, मर्द को क्या पता कि औरतों को क्या क्या परेशानी होती है, उसे किसके इलाज में रहना चाहिए। मैं फिर से अपनी सास से कुछ कहने वाली थी, उन्होंने फिर से मुझे रोक दिया और कहने लगी कि बस बहू जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। मैंने गर्दन हिला के कहा कि ठीक है मम्मी जी। उसके बाद मैं खामोश हो गई क्योंकि मेरी सास मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने सोचा कि वो मेरी बड़ी है, मुझसे ज़्यादा वो जानती हैं कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वेद जी ने मुझे दवाई दे दी थी और कहा था कि तुम्हारा बच्चा हमारी दवाई से बहुत सेहतमंद होगा। उन्होंने मुझे जड़ी बूटी टाइप की कुछ दवाई दी थी। घर आकर मैंने उनके कहने के मुताबिक सुबह सवेरे दवाई खा ली थी, लेकिन दवाई खाने के कुछ समय के बाद ही अचानक मेरी तबीयत बिगड़ी और मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और फिर जब मैं होश में आई तो मुझे पता चला कि मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ। ये खबर सुनकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। घर के सारे ही लोग जो बच्चे की खुशी में झूम रहे थे, अब सबके चेहरे पर उदासी छा गई थी। मेरे ज़्यादा रोने से मेरे ससुर जी ने मुझे समझाया और कहा कि बेटा ज़्यादा परेशान मत हो, ऊपर वाला तुम्हें आगे संतान की खुशी दोबारा से देगा। मेरे पति का चेहरा भी मुरझा गया था। मुझे तसल्ली देने के अलावा उनके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 2-3 दिन के बाद मैं घर वापस आ गई थी, लेकिन मैं बहुत उदास थी। मेरी सास बार बार मेरे कमरे में आ रही थी और कह रही थी कि बेटा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भाग्य में ये बच्चा नहीं था। मैं अब बहुत ही उदास रहने लगी थी। मेरा पहला बच्चा इस दुनिया से जा चुका था। अभिजीत को तो इतना टाइम नहीं होता था कि वो ज़्यादातर समय मेरे साथ स्पेंड कर सके, इसलिए मैं अपने कमरे में ही रहती थी। मगर मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगी थी, इसलिए मैं घर का कोई काम नहीं करती थी। मेरी सास भी बूढ़ी हो चुकी थी, उनसे भी कोई काम नहीं होता था। ऐसे में मुझे रिद्धिमा का शुक्रिया अदा करने का मन कर रहा था, क्योंकि उसने हमारे घर के हर काम काज को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। मुझे उदास देखकर मेरे पति मुझे खुश करने के लिए एक दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गए और मुझे डिनर पर ले गए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा मूड ठीक रहने लगा। मैं कुछ दिन अपने मायके भी रहकर आई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं अपने मायके से वापस आई तो आते ही सबसे पहले मैंने अपने ससुर जी का आशीर्वाद लिया और उनसे कहा कि आपको मेरी याद आ रही होगी, आपकी दवाइयों का ख्याल तो मैं ही रखती हूँ ना। मेरे ससुर जी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारे पीछे रिद्धिमा हमारा बहुत ख्याल रख रही थी। अब फिर से न जाने क्यों मुझे उससे जलन महसूस हुई, यहाँ तक कि वो मेरे कमरे में मेरे पीछे आराम कर रही थी। जब मैंने उसे अपने कमरे में लेटे हुए देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, मगर मुझे देखते ही वो नज़र झुकाकर मेरे कमरे से निकल गई और मेरी उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई।
हाँ, लेकिन मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि किसी की परमिशन के बिना उसके कमरे में जाना कहाँ की अच्छाई है। कुछ दिन गुजरे तो मुझे फिर से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला और इस बार मैं पहले से भी ज़्यादा खुश हुई थी। मेरे पति ने कहा था कि इस बार तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, घर का कोई काम नहीं करना। घर का काम करने के लिए रिद्धिमा है ना। रिद्धिमा भी उस समय वहाँ पर मौजूद थी। उसने मेरे पति के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि हाँ हाँ अभिजीत, क्यों नहीं, मैं घर का भी और तुम्हारा भी हर काम करूँगी। रिद्धिमा की ये हरकत मुझे कुछ अजीब सी लगी थी। वो जिस तरह से मेरे पति के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हुई थी, ये हरकत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और मेरे पति उसके साथ खूब हंसी मजाक कर रहे थे। अब की बार मेरी सास ने घर के सारे लोगों के सामने कहा था कि अर्चना बहू, तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना, सिर्फ आराम करना है। और हाँ, मैं तुम्हें खाना भी परहेज का ही खिलाऊंगी, क्योंकि पिछली बार तुमने बदपरहेजी करके अपना नुकसान कर लिया था। मैंने अपनी सास से कहा कि जी मम्मी जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन मुझे याद नहीं था कि मैंने बदपरहेजी कब की थी। मेरे पति तो सुबह के समय लंच ले जाते थे दोपहर का खाना खाने के लिए। जब हम सब लोग एक साथ बैठे तो रिद्धिमा ने हम सबको खाना सर्व किया। जैसे ही मैंने खाना निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मेरी सास ने फ़ौरन ही डिश मेरे आगे से उठा ली और कहने लगी कि बेटा, तुम ये खाना नहीं खाओगी। पहले जब तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं उसके बाद वैद्य जी के पास गई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि ज़रूर आपकी बहू ने बदपरहेजी की होगी, तभी ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। तुम ये खाना नहीं खाओगी, बल्कि तुम पानी से रोटी खाओगी। वैद्य जी ने मुझे यही बताया है, और वो भी बासी रोटी। ये बात सुनकर तो मैं अपनी सास को बड़े गौर गौर से देख रही थी, जबकि मेरे ससुर जी कहने लगे, ये तुम क्या कह रही हो? उस बच्ची का अभी पहला ही महीना चल रहा है और तुम उसे बासी रोटी पानी के साथ खाने के लिए कह रही हो। वो कहने लगी कि आप तो खामोशी रहिए, आपको भला औरतों के मामले का क्या पता। मैं भी तो अपनी गर्भावस्था के सारे दिनों में पानी से बासी रोटी खाया करती थी और वैद्य जी का हर कहना मानती थी। तभी तो मैंने इतने खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत हैं। बहू, तुम भी मेरा कहना मानोगी तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मैं पानी से रोटी खा लूँगी। मेरे ससुर जी मुझे बेबसी से देख रहे थे और मैं पानी से रोटी खा रही थी। घर के सारे ही लोग घर का बना हुआ चटपटा खाना खा रहे थे और मैं ऐसा खाना खा रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन बच्चे की खातिर मुझे इतना तो करना ही था। अब मैं पूरी तरह से आराम करती थी और मेरी सास ने इस बार भी मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाऊंगी, बल्कि वैद्य जी के पास लेकर जाऊंगी। इस बार मैं अपना बहुत ध्यान रख रही थी, सिर्फ वही कर रही थी जैसा करने के लिए मुझे मेरी सास कह रही थी। मेरे ससुर जी हमेशा मुझे तसल्ली देते रहते थे, कहते थे कि बेटा, सब ठीक हो जाएगा, इस बार ऊपर वाला तुम्हें निराश नहीं करेगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना करता हूँ। मेरे ससुर जी मेरी सास से बहुत डरते थे, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मम्मी जी की ही चलती थी। मेरे पति भी और उनके पति भी सिर्फ उनकी ही बात मानते थे। कई दिनों से मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और बोर हो चुकी थी। मेरे शरीर में बहुत कमज़ोरी आ गई थी, क्योंकि मैं परहेज का खाना खा रही थी। मैं अपनी बोरियत दूर करने के लिए धीमे धीमे कदमों से चलती हुई अपनी सास के कमरे में गई तो मुझे दरवाजे पर ही मम्मी जी और रिद्धिमा की मम्मी की आपस में बातें करने की कुछ आवाज़ सुनाई दी। तो मैं दरवाजे पर ही खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। हमारे घर पर रिद्धिमा की मम्मी आई हुई थी। वो मेरी सास से कह रही थी कि भाभी जी, आप कब मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना रही हो? मेरी बेटी कब से आपके बेटे के साथ शादी करने के सपने देख रही है और आपने मेरी बेटी को अभी तक भरोसे पर रखा हुआ है। अगर आप उसको अपने घर की बहू जल्द ही नहीं बनाओगी तो मैं उसकी शादी कहीं और करवा दूंगी। मैं उसके लिए और इंतज़ार नहीं कर सकती। जिस पर मेरी सास ने कहा, अरे मैं जानती हूँ कि रिद्धिमा बेचारी मेरे बेटे की आस में लगी हुई है, तुम फिक्र मत करो। बस एक बार रिद्धिमा मेरे बेटे का दिल जीत ले और अर्चना उसके दिल से उतर जाए, फिर बहुत जल्द मैं उसे अपने घर की बहू बना लूँगी और अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दूँगी। ये बातें सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने तो अपने कानों को हाथ लगा लिया था कि मेरी इतनी अच्छी दिखने वाली सास किस तरह की बातें कर रही थी। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई तो मैं फ़ौरन ही दीवार की आड़ में छुप गई ताकि मुझे कोई देख न सके। रिद्धिमा किचन से उन लोगों के लिए चाय बनाकर ला रही थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई और अपना सर पकड़कर बैठ गई। अब मुझे समझ आया था कि ये रिद्धिमा हमारे घर पर क्यों रहती थी और मेरी सास उसे इतना पसंद क्यों करती थी। इसका मतलब ये था कि मेरी सास उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती है, मतलब कि मेरी सौतन।
वो मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं और मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं। ये सब कुछ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। मुझे जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा, वरना मेरी सास मेरे पति से मुझे अलग कर देंगी। मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में अभिजीत को बता देना चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि वो कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मुझे अपनी सास की सच्चाई उनके सामने लाने के लिए सबूत इकट्ठे करने होंगे, उन लोगों पर नज़र रखनी होगी। जब से मैंने अपनी सास की बातें सुनी थी, तब से मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरी प्रेगनेंसी को पूरा 1 महीना होने वाला था। मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। अभिजीत भी मुझसे कहा करते थे कि तुम अपना ख्याल नहीं रख रही हो। मैं उनसे कहकर थक गई थी कि मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, लेकिन उनको मेरी सास भड़का दिया करती थी। कहती थी कि बहू आराम नहीं करती। मुझे सच्चाई जानने के बाद रिधिमा बहुत बुरी लग रही थी। अब मुझे समझ आया था कि वो मेरे पति के इतने नज़दीक आने की कोशिश क्यों करती थी। मेरे पति ने अपनी मम्मी से कहा था कि मम्मी, आप फिक्र से आज अर्चना को डॉक्टर के यहाँ ले जाना, लेकिन इस बार मेरी सास फिर से मुझे डॉक्टर के पास नहीं बल्कि वेद जी के पास ही लेकर गई। वेद जी ने कहा कि आज घर जाकर आपको अपनी बहू को धूनी की राख चटानी है। ऐसा करने से बच्चे की उम्र लंबी होती है और मैं कुछ जड़ी बूटियां दे देता हूँ, ये आप अपनी बहू को ज़रूर खिला देना। मैं दवाई लेकर घर आ गई थी। मेरी सास ने पूरे घर में धुनी दी, जिससे घर में खांसी वाला माहौल हो गया था। मेरे ससुर भी खांस खांस कर बेहाल हो गए थे। मेरी सास ने उन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहा और रिधिमा से कहा कि तुम इसकी धुनी अपने हाथ पर लेकर अर्चना के मुंह में डालो। ये बात सुनते ही मैं दंग रह गई। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये तो बहुत कड़वी होगी। मगर मेरी सास ने ज़बरदस्ती रिधिमा से मेरे हाथ पकड़वाकर राख की धुनी मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगी कि बेटा, तुम्हारा ही बच्चा सेहतमंद होगा। ये सब कुछ हम तुम्हारी वजह से कर रहे हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे आने वाले बच्चे की उम्र लंबी हो? मैं ऐसा तो चाहती थी, इसलिए मैं खामोश रह गई। अगले दिन मेरे पति का बर्थडे था। मैं अभिजीत के लिए अपने हाथों से खाना बनाना चाहती थी, मगर मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं शाम के 4 बजे किचन की तरफ जाने लगी। लेकिन जैसे ही मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि रिधिमा मेरे पति की पसंद का खाना बना रही है। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रही हो रिधिमा? आज मैं खाना बनाना चाहती थी। इतने में मेरी सास किचन में आ गई। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, दवाई खाई या नहीं? मैंने कहा, अभी नहीं खाई। तो वो कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें दवाई खिलाती हूँ। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती वेद जी की दी हुई दवाई खिला दी। दवाई खिलाने के बाद वो फिर से किचन में आ गई थी। मैंने सोचा कि सारा खाना तो रिधिमा बना चुकी है, मैं जाकर अपने पति की पसंद की खीर बना देती हूँ। मैं किचन में आने ही वाली थी जब अचानक मैंने रिधिमा और मम्मी जी को आपस में बातें करते हुए सुना। वो दोनों बातें कर रही थी। मैंने रिधिमा को कहते हुए सुना कि आंटी, आप ना उसे आज दवाई दे देना। मैं आज चाहती हूँ कि वो अस्पताल पहुँच जाए और यहाँ घर में मैं अभिजीत के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। मेरी सास ने कहा कि हाँ, मैं उसे दवाई देकर आ गई हूँ। दवाई इतनी ज़्यादा गर्म है कि 2-3 घंटे बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी और मैं उसे अस्पताल लेकर चली जाऊंगी। ये बात सुनते ही मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरी सास ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। इसका मतलब कि मेरी सास मुझे जो दवाई दे रही थी वो दवाई सही नहीं है। मुझे अपनी तबीयत बिगड़ती हुई नजर आई। मैं अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इस समय अपने पति के सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन फिर से मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी कि मुझे मेरी सास अस्पताल ले गई और वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने अपना दूसरा बच्चा भी खो दिया और अब मैं अस्पताल के इस कमरे में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैं अपने पति को किसी और का नहीं होने देना चाहती थी। मुझे होश आया तो रात का 1 बज रहा था। इसका मतलब कि मेरे पति और रिधिमा घर पर अकेले होंगे, क्योंकि यहाँ अस्पताल में मेरी सास मेरे साथ थी। मैं बार बार अपनी सास से पूछ रही थी कि अभिजीत कहाँ है, तो वो बार बार मुझसे कह रही थी कि अभिजीत एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में बिजी है बेटा। मैंने उसको इस खबर के बारे में नहीं बताया। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के लिए वहाँ से घर का रास्ता तय करना मुश्किल हो जाए। तो जैसे ही वो घर पहुँच जाएगा मैं उसको बता दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पर। मुझे इसी बात का डर था कि मम्मी जी आप यहाँ क्यों हो, मेरे साथ मेरे पति को होना चाहिए था। मैं दिल ही दिल में अपनी सास को कोस रही थी कि आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरा 2 बार अबॉर्शन करवाया गया, वो भी वेद जी की दवाई से। मुझे अब अपनी सास पर किसी भी बात का भरोसा नहीं रहा था। मेरे पति को मेरी सास ने दूसरे दिन सुबह में खबर दी थी। वो फ़ौरन ही अस्पताल आ गए थे। मेरी सास ने उनको गलत खबर दी थी
उनको बताया था कि तुम्हारी पत्नी अपने मायके चली गई थी और मायके से अपनी तबीयत बिगाड़ कर लाई थी। मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इस बार वो खामोशी से झूठ नहीं बल्कि मेरे सामने ही झूठ बोल रही थी। लेकिन मैं खामोश थी क्योंकि उनकी माँ को गलत साबित करने के लिए मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। कहने लगे कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती, तुमने 2 बार मेरे बच्चे की जान ले ली, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब जब मैं घर आई तो मेरे पति का बर्ताव मेरे साथ बहुत बदला हुआ था। घर आकर जब मैंने अपने कमरे पर नज़र डाली तो देखा कि मेरे कमरे की बहुत अच्छे से सजावट हुई थी। यकीनन मेरे जाने के बाद ही रिद्धिमा ने ये सब कुछ किया होगा और मेरे पति के साथ अकेले में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा। मैंने इस पर भी कुछ नहीं कहा। रिद्धिमा मेरे पति के सारे काम खुद कर रही थी। सुबह को नाश्ता देना, उनके कपड़े इस्त्री करके देना, उनका लंच पैक करना, यहाँ तक कि उनको रात को खाना देना भी उसकी ही जिम्मेदारी थी। उसको ये सब कुछ करते हुए देखकर मेरी सास बहुत खुश हो रही थी और बार बार मेरे पति से कह रही थी कि तुम्हारी पत्नी से अच्छा ख्याल तो तुम्हारा रिद्धिमा रखती है। अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी मैं उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत लापरवाह है, 2 बार उसकी लापरवाही से उसके साथ ये सब कुछ हो गया। मैं तो तुमसे कहती थी कि ये लड़की ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी शादी रिद्धिमा से इसीलिए करवाना चाहती थी क्योंकि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, ये लड़की नहीं जिसको तुम घर में लेकर आ गए हो। मैं हैरान इस बात पर थी कि मेरे पति ने अपनी माँ की बात पर कुछ नहीं कहा। वो बिल्कुल खामोश रहे, जबकि मैं कमरे में अकेली बैठी रोती रही थी। मेरी सास की सारी हकीकत मेरी आंखों के सामने खुलकर आ गई थी कि इस घर में मेरे पति की पीठ पीछे क्या हो रहा था। लेकिन अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मुझे सबूत इकट्ठे करने होंगे और अपने पति के सामने उनकी माँ का असल चेहरा लाना होगा। मेरे पति वैसे तो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जब भी मैं उनसे रिद्धिमा से दूर रहने की बात करती तो मुझ पर बरसने लग जाते थे और कहते थे कि तुम मुझे औलाद नहीं दे सकती हो अर्चना, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं सोचती थी कि मर्द कितनी जल्दी बदल जाता है। क्या मर्द को ये नहीं पता कि औरत उसके लिए क्या क्या बर्दाश्त कर रही है। मेरे पति की आंखों पर उसकी माँ की पढ़ाई गई पट्टी बंधी हुई थी और मुझे उनकी आंखों से यही पट्टी हटानी थी। इसलिए जैसे ही मैं रिकवर हुई तो कुछ समय के बाद मैंने फिर से अपनी सास को बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर फिर से मेरे घर वाले बहुत खुश हुए थे, लेकिन इस बार मेरी सास का चेहरा लटक गया था। शायद उन्हें लगता था कि अब मैं दोबारा कभी माँ नहीं बनूंगी और वो मुझे बांझ साबित करके मेरे पति से मुझे अलग करने में कामयाब रहेंगी। मुझे प्रेगनेंसी तो नहीं थी, लेकिन मैंने यही झूठी अफवाह फैला दी थी ताकि अब की बार मैं अपनी सास की सच्चाई अपने पति के सामने ला सकूं। मैंने इस बार अपनी सास से खुद ही कहा था कि मुझे वैद्य जी के पास जाना है। वैद्य जी की दवाई से और उनके टोटके से मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरी सास मुझे वहाँ लेकर चली गई थी। जब हमारा नंबर आया तो मेरी सास ने हर बार की तरह वही हरकत की थी। ये वो हरकत होती थी जब वैद्य जी मुझे दवाई दे दिया करते थे, तब वो मुझे बाहर जाने के लिए कहती थी और ख़ुद 10 मिनट बाद उठकर आया करती थी। और इस 10 मिनट में वो क्या किया करती थी यही मैं जानना चाहती थी। इसलिए मैंने खामोशी से अपना मोबाइल एक तरफ को लगा दिया और वैद्य जी ने जब मुझे दवाई देकर वहाँ से बाहर भेज दिया तब मेरी सास उनसे बातें कर रही थी और उनकी सारी बातों को मेरा मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा था, यहाँ तक कि उनका वीडियो भी बन रहा था। जब 10 मिनट बाद मेरी सास वहाँ से वापस आई तो उन्होंने मुझे चलने के लिए कहा। फिर मैंने कहा कि मम्मी जी, मैं अपना मोबाइल तो अंदर ही भूल आई हूँ, मैं अपना मोबाइल अभी लेकर आती हूँ। मैं अंदर आई और मैंने उसी जगह से अपना मोबाइल उठा लिया। देखा तो उसमें काफ़ी कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। वहाँ से आने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन मेरी सास ने रिद्धिमा को हमारे घर बुला लिया था और फिर से वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। मैं धीरे धीरे कदमों से उनके कमरे की तरफ गई और खिड़की की आड़ से उनकी वीडियो बनाने लगी। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी, जिस पर रिद्धिमा कह रही थी कि आंटी, आप तो कह रही थी कि आपने इस बार उसे बांझ होने की दवाई दी थी, तो फिर से वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? आपने तो कहा था कि आगे वो ये खबर नहीं दे सकती कि वो माँ बनने वाली है। मेरी सास कहने लगी कि मैं गई थी वैद्य के पास और उसे बहुत सारी बातें सुनाकर आई हूँ। उसने कहा कि पता नहीं आपकी बहू पर दवाई ने असर कैसे नहीं किया, उसे गर्भ कैसे ठहर गया। अब की बार आपकी बहू हमेशा हमेशा के लिए बांझ हो जाएगी और उसका ये बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं मनहूस कब हमारे घर से जाएगी और कब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर इस घर में लेकर आऊँगी। इस बार तो वो पक्का यहाँ से चली जाएगी। तुम अपनी शादी की तैयारी करो और मेरे बेटे पर अपने डोरे डालती रहो।
मैंने उन दोनों की भी वीडियो बना ली थी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि उस वेद की दवाई से मैं बांझ हो गई हूँ। क्या मैं अब कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती? मैं बहुत रोई थी। रात को जब मेरे पति घर आए तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अर्चना। मैंने कहा, मेरी क्या गलती है? आप मुझसे क्यों नाराज़ हो? तो वो कहने लगे कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम चाहती नहीं हो कि तुम माँ बनो, तभी तो तुम अपने घर के चक्कर लगाती रहती हो, तभी तो तुम परहेज़ नहीं करती, और इस बार भी मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। मैंने रोती हुई आवाज़ में उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है अभिजीत, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। आपको अपनी पत्नी पर भी तो भरोसा होना चाहिए ना। पता है, आपकी मम्मी मुझे पानी से रोटी खिलाया करती थी। आपकी मम्मी ने मुझे प्रेगनेंसी के दिनों में धुनी की राख चटाई है। मुझे सारा दिन कमरे में बंद करके रखती थी ताकि उस रिद्धिमा को आपके साथ वक्त गुजारने का समय मिल सके। रिद्धिमा का नाम सुनते ही फिर से मेरे पति को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम क्यों हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो? मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे पास पक्का सबूत है इस बात का कि वो आपको अपनी खूबसूरत अदाओं में उलझाती है, आपसे शादी करना चाहती है, इस घर में मेरी जगह लेना चाहती है, और ऐसा करने के लिए उसे आपकी माँ कहती है। मेरी इस बात पर मेरे पति ने अपने हाथ सीने से लगाकर बांध लिए और बड़े घमंड के साथ कहने लगे, तो फिर दिखाओ ऐसा कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? मैं रोने लगी। मेरी आंखों में आते हुए आंसू देखकर मेरे पति थोड़े नरम पड़ गए, तो मैंने उनको अपना मोबाइल दे दिया जिसमें रिकॉर्ड हुई वेद जी की और मेरी सास के वीडियो, जिसमें मेरी सास वेद जी पर बहुत बरस रही थी। वेद उनसे कह रहा था कि मैंने तो आपकी बहू को बहुत अच्छी दवाई दी थी और मेरी दवाई से तो आपकी बहू अब तक बांझ हो जानी चाहिए, तो फिर उसको ये प्रेगनेंसी कैसे रही ये मैं नहीं जानता। जिसमें साफ साफ मेरी सास नजर आ रही थी। उन्होंने नोटों की एक गड्डी निकालकर वेद जी के हाथ में थमाई और कहा कि पिछले 2 बच्चे तो ख़त्म हो चुके, ये वाला बच्चा भी ख़त्म हो जाना चाहिए, और आगे अगर मेरी बहू को कोई बच्चा हुआ तो मैं अब तक तुम्हें जितने भी पैसे दे चुकी हूँ वो सारे ही पैसे मुझे वापस चाहिए। तुम जानते हो ना कि फिर मैं क्या करूँगी? मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दूंगी और मेरी बहू के साथ जो कुछ भी हुआ उसका सारा इल्ज़ाम तुम पर लगा दूंगी। वेद तो उनकी बात से डर गया था, मगर ये सारा रिकॉर्ड हुआ वीडियो मेरे पति अपनी आंखों से मेरे मोबाइल में देख रहे थे। फिर मैंने उनको रिद्धिमा और उनकी माँ की वो वीडियो दिखाई जिसमें वो आपस में बातें कर रही थी। मेरे पति की आंखों में ये सब देखकर आंसू आ गए। वो उसी समय चिल्लाते हुए अपनी माँ के कमरे में गए और अपनी माँ को मोबाइल में रिकॉर्ड वो वीडियो दिखाई। वहाँ पर रिद्धिमा भी मौजूद थी और उसके भी होश उड़ गए थे। ये सब देखकर मेरे ससुर जी भी शोर की आवाज़ सुनकर कमरे में आ गए थे। मेरे पति ने कहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने मेरी तरफ पलटकर देखा और कहने लगे कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? इतना सब कुछ हो गया, आखिर तुम ये सब कुछ क्यों और कब से बर्दाश्त कर रही थी? मैंने उन्हें बताया कि मैं बिना किसी सबूत के आपसे बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि आप मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं करते। उनको गुस्सा आया तो उन्होंने अपनी माँ से चिल्लाकर पूछा कि ये सब कुछ आपने क्यों किया? जिस पर मेरी सास डर गई और कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है, ये सब कुछ गलत भी तो हो सकता है। रिद्धिमा कहने लगी कि हाँ अभिजीत, ये एडिटिंग की हुई वीडियो है। इतने में ही मेरे ससुर जी कहने लगे कि नहीं बेटा, ये सब कुछ एडिट किया हुआ नहीं है, बल्कि जो कुछ भी तुमने इस वीडियो में देखा ये सब कुछ सच है। मैंने और अभिजीत ने फ़ौरन ही पलटकर मेरे ससुर जी की तरफ देखा जो हमारे पीछे खड़े हुए थे। मेरे ससुर जी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि बेटा, तुमने हिम्मत दिखाई और ये वीडियो बनाया, मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने फिर मेरे पति की तरफ देखा और कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारी माँ मेरी पत्नी है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से बहुत डरता हूँ, इसलिए क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत शातिर और चालाक है। इस औरत ने मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया और अब ये अपनी बहू से तुम्हें अलग कर देना चाहती है। बेटा, मैं भले ही कोई कामकाज नहीं करता, सारा दिन आंगन में रखी हुई कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ता रहता हूँ और पूरी दुनिया की खबर रखता हूँ, लेकिन दुनिया की खबर रखने के साथ साथ मुझे घर के भी हर हालात की खबर होती है और तुम्हारी माँ समझती है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। बेटा, आज तुम्हारा साहस देखकर मेरी हिम्मत जुट गई। बहू के साथ जो कुछ भी होता है मैं खामोशी से देखता रहता था, बल्कि कई बार मैंने तुम्हारी माँ को समझाने की भी कोशिश की, मगर तुम्हारी माँ ने मेरी कोई बात नहीं मानी। अपने पिता की पूरी बात सुनकर मेरे पति के होश उड़ गए थे। वो तो गुस्से से बेकाबू हो रहे थे, मगर बड़ी मुश्किल से मैंने उनको काबू किया था। उन्हें अपनी माँ और बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अभिजीत ने उनसे कहा कि माँ,
आपने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको अर्चना पहले से ही पसंद नहीं है और आप रिद्धिमा से मेरी शादी करवाना चाहती थी। लेकिन आपकी बेटी की खुशी तो अर्चना में थी। आपने अपनी बेटी की खुशी को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? और तो और आपने अपने ही परिवार के खून को जान से मार दिया। आप मेरे 2 बच्चों को मार चुकी हो। आप मेरे बच्चों की कातिल हो। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरे पति ने मेरा हाथ थामा और कहने लगे कि अर्चना, अपना सामान पैक करो, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। मेरी सास ने फ़ौरन ही मेरे पति का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसा मत करो। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मगर मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मगर मेरे पति का कहना था कि अब कुछ नहीं हो सकता। इतने में ही मेरे ससुर जी कहने लगे कि अभिजीत, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है। बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगा था कि मेरे ससुर जी ने मेरा साथ दिया था, लेकिन अब मेरी सास के पास रोने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों माँ बेटे के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और इस लड़ाई झगड़े के बीच में रिद्धिमा हमारे घर से खामोशी से चली गई थी। मेरे पति ने भी घर छोड़ने का फैसला कर लिया था और हम दोनों पति पत्नी घर छोड़कर आ गए थे। हमारे साथ साथ मेरे ससुर जी भी आ गए थे। अब मेरी सास पूरी तरह से अकेली रह गई थी और उनका प्लान फ्लॉप हो चुका था। वो अपने ही बेटे का घर उजाड़ना चाहती थी। मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगी कि जो कुछ भी वो अपनी माँ के कहने में आकर कर चुके थे, उनकी बातें सुन चुके थे, उसके लिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के बेटे थे। उन्हें अपनी माँ की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता को समझा बुझाकर अपनी माँ के पास भेज दिया, मगर खुद आज तक अपनी माँ के पास नहीं जाते। मेरी सास को अपने किए की सज़ा मिल गई है, लेकिन मैं आज तक माँ नहीं बन सकी। वो वैद्य डॉक्टरों की ही दवाई को अपनी जड़ी बूटियों में मिलाकर बेचा करता था। वो दवाई बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, इसलिए उसने मुझे कभी माँ नहीं बनने दिया और यही वजह है कि मेरे पति कभी अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पा रहे। मेरी सास बहुत रोती है, बहुत मेरे पति को याद करती है, लेकिन उनका कहना है कि आपने मुझसे मेरे बच्चों को छीन लिया तो अब आपका बेटा भी आपको नहीं मिलेगा। मैं अपने पति के साथ दूसरे घर में रहती हूँ। यहाँ से मेरा मायका करीब पड़ता है। मैंने अपने घर वालों को कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि हर बार उनको यही बताती रही कि आपकी बेटी बहुत खुश है। डॉक्टर ने मुझे आराम का कहा है, इसलिए मैं आपके घर नहीं आ सकती और मेरी इसी बात का फ़ायदा मेरी सास ने बहुत उठाया था। हर बार मेरे पति से यही कहा था कि तुम्हारी पत्नी लापरवाही करती है, मायके चली जाती है, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ होता है। मेरी सास अपने किए की सज़ा भुगत रही है और मैं अपने पति के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं माँ बनने की खुशी देख सकूँ। उस वेद को तो मेरे पति ने सबक सिखा दिया। उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।